लक्ष्मण उतेकर जी हैं, आशम गुलाटी हैं, ध्वनि भानुशाली हमारे साथ हैं। ये सब्जेक्ट क्यों आपको क्यों लगा कि ये मेरी डेब्यू फिल्म होनी चाहिए? कहाँ से शुरू और फिर देखिए पिक्चर मिल गई। ये बहुत बड़ा रीज़न है। मिमी, जिसका एंड इतना खूबसूरत है। जो हमारे घर में डॉग होता है वो निस्वार्थ भाव से हमसे प्रेम करता है और वैसे कैरेक्टर सबको पसंद आते हैं। आप नसीर सर के साथ काम कर चुके हैं, तो तब भी इतने ही नर्वस थे आप? जब मैं आई कांट सी हिम कि मुझे गुस्सा आता है उन्हें देख के। मैं ब्लू, जिसमें आपको सब कुछ विजुअली बहुत खूबसूरत दिखाना है, फिर एक फिल्म में डियर जिंदगी। जैसे शाहरुख सर का जो घर था जहाँ पे वो कंसल्टेंसी के लिए आती है, उसी दिन शाम को बाल्की सर ही केम एंड ही सॉ द सेट एंड देन ही सेड वेयर इज द नॉलेज। इन द सेम नाइट द प्रोडक्शन डिजाइनर क्रिएट द एंटायर वॉल। I started shooting Shri ma'am on 50 mm lens, and Balki sir every time used to come and Lakshman, what is wrong with you? Throughout the film, Balki sir and me used to have argument. How was it like working with Sridevi ji? But the moment Gauri said action, she was a different person altogether. छावा मराठी में भी बन चुकी है। Regional language में इतने बड़े महापुरुषों के ऊपर फिल्में बनती है, तो because of the budgets, उन फिल्मों को justification नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। एक फिल्म आने वाली है, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, और उसी फिल्म पर बात करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी बातचीत होगी, क्योंकि आज हमारे साथ फिल्म की कास्ट और फिल्म के प्रोड्यूसर स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों। लक्ष्मण उतेकर जी हैं, आशम गुलाटी हैं, ध्वनि भानुशाली हमारे साथ हैं। आपसे ध्वनि, सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगी। आपकी डेब्यू फिल्म है, और हम बहुत सोच समझ के हमारी डेब्यू फिल्म या डेब्यू गाना कुछ भी चुनते हैं। ये सब्जेक्ट क्यों, आपको क्यों लगा कि ये मेरी डेब्यू फिल्म होनी चाहिए? यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत मुझे मौका मिल रहा था लक्ष्मण सर के साथ काम करने का, तो वो मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी बिल्कुल। और तब ना मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि मीरा's character is so important to tell, and also a comedy film, and ये जो setup पूरा था मुझे बहुत अच्छा लगा। Very entertaining film, and like I said, who will leave an opportunity to work with Lakshman sir, and I just was like 100%, you know what, मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। और just like कौन मना करेगा? ये था कि लक्ष्मण सर के साथ काम करना है। हाँ। कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद था? मतलब कौन सा काम देख के आपको लगा कि oh, this is amazing? From लुका छुपी टू जरा हटकी जरा बचकी टू मिम्मी मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। और लुका छुपी मैंने गाना गाया था 5 साल पहले। दुनिया तो कहाँ से शुरू और फिर देखिए। राइट, आपका क्या रीजन था आशम? ये पिक्चर करने का? हाँ। पिक्चर मिल गई। यही बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आजकल काम की थोड़े वांदे लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? मतलब you have done amazing work. As in it's just been the kind of character that Krish is ना, ऐसा कैरेक्टर मतलब अभी तक मुझे प्ले करने का मौका नहीं मिला है। तो जब मैंने इसको पढ़ा, जब मेरे को कहानी मैंने सुनी, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और जिस तरीके का इस कैरेक्टर का डिमीनर है, बड़ा खुश मिजाज, फ्री फ्लोइंग, फ्री स्पिरिटेड, जॉयफुल, तो ये वो उसमें भी एक चैलेंज है। तो आई थिंक आई लव दैट चैलेंज अबाउट प्लेइंग अ कैरेक्टर जो बहुत ही खुला हुआ है। क्योंकि द चैलेंज इज़ दैट जिसको लगता है कि वो खुल सकता है ना बहुत, वो थोड़ा डेंजर जोन होता है, बिकॉज वहाँ फैलना बहुत आसान हो जाता है। तो द चैलेंज वॉज कि इसको टू प्ले इट विद दैट राइट बैलेंस, एंड लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है, जो कि मैंने कभी एज इन आई हैवंट प्लेड अ कैरेक्टर विच इज़ कॉमेडिक लाइक दिस। तो फॉर मी दैट वाज दैट चैलेंज, एंड आई फेल्ट लाइक कि यार ये करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे को प्ले करना है। इट वाज अ फन कैरेक्टर, प्लस ऑफ कोर्स लक्ष्मण सर ने अपॉर्चुनिटी दी है। सौरभ दास गुप्ता का विजन बहुत अच्छा था एज अ डायरेक्टर। ही वॉज वेरी श्योर ऑफ वॉट ही वॉन्टेड। तो जब इतने अच्छे लोग साथ में जुड़े हों और ऐसा मौका मिले, तो आई थिंक मैं बहुत ही बेवकूफ़ होऊंगा जो उसको ना एक्सेप्ट करूं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी लक्ष्मण जी, जैसे फिल्म में हंसाना बहुत ज़रूरी है। मैं सीधा मिमी पे आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं लालची हो रही हूँ थोड़ी सी। जब मैंने मिमी देखी ना, फिल्म के अंत में मैं रोई हूँ। इनफैक्ट आज सुबह मैं अपने कोलीग हैं सोम, हमारे साथ काम करते हैं, उनसे बात कर रही थी। उनका भी यही कहना था
कि वो एक समय था सिनेमा में जब हम देखते थे कि निस्वार्थ होना अच्छी बात होती है, वो निस्वार्थ होने की भावना। बीच में एक टाइम आया जब ये ट्रेंड नहीं रहा कि निस्वार्थ होना एक अच्छी चीज़ है। फिर आती है मिमी, जिसका एंड इतना खूबसूरत है। तो आपको क्या ये लगता है कि निस्वार्थ होना अच्छा है, और आपके लिए क्यों निस्वार्थ होना अच्छा रहा इस फिल्म में? फिल्म किस लिहाज से थी? मिमी में है इसमें? मिमी में निस्वार्थ होना तो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, क्योंकि निस्वार्थ वही आदमी हो सकता है जो इनोसेंट है। और इनोसेंस इसलिए हम देखना, कभी भी छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो इनोसेंस होता है वो बिल्कुल सेल्फलेस और निस्वार्थी होता है। कोई स्वार्थ ही नहीं होता। और वैसे जैसे कुत्ता हो गया, जो हमारे घर में डॉग होता है, हम उससे ज़्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, या फिर वो हमसे ज़्यादा मोहब्बत क्यों करता है? क्योंकि उसका कोई स्वार्थ ही नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से हमसे प्रेम करता है। और वैसे कैरेक्टर सबको पसंद आते हैं, सबको अपने लगते हैं, सबको लुभाते हो, और वो हमेशा वर्क करते हैं फिल्म में। जैसे ये फिल्म है कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, क्रिश है या मीरा है, ये वैसे दोनों ही सेम कैरेक्टर है। मीरा एक ऐसे कैरेक्टर है जो इनोसेंट है, निस्वार्थ भाव से अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। क्रिश जो है वो भी इनोसेंट है, वो भी निस्वार्थ भाव से अपनी ज़िंदगी मज़े कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, शादी के गेट क्रैश करके। वो जहाँ से आता है, एक ही देश में, अपने एक ही हिंदुस्तान में, वो जहाँ से आता है वहाँ पे राधे मैया का गाँव है बरसाना। मीरा वहाँ से आती है जहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वहाँ पे औरतों को तो घूंघट उठाने का भी अधिकार नहीं है। और क्रिश जहाँ से आता है वहाँ पे औरतें लठ हाथ में लेके मर्दों को मारती है, लठ मार होली करती है उसके। तो बोथ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट कल्चर, और फिर उस कल्चर का क्लैश कैसे होता है। इट्स अ फन राइड फिल्म विद द ब्यूटिफुल मैसेज एंड ब्यूटिफुल थॉट। इस फिल्म में भी आपने जो निस्वार्थी भाव मिमी में देखा है, या ज़रा हटके में देखा है जो इनोसेंट, या लुका छुपी में देखा है जो इनोसेंट, वो एग्जैक्टली सेम इनोसेंट इस फिल्म में भी है। बट उस इनोसेंस के साथ साथ फिल्म आपको एक पिंच करके जाती है कि इस पे भी सोचना घर जाके, बहुत हंसे जाते जाते सोचना। तो इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म विथ फन राइड, विथ ह्यूमर, लोड्स ऑफ सिचुएशनल कॉमेडी, पर जाते जाते आपको एक एहसास दिलाती है कि ये भी एक है यार। तो हमने हंसाया, लेकिन इसके ऊपर भी जाके सोचना थोड़ा। तो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। आई थिंक जैसे आपको या ऑडियंस को मिमी, लुका छुपी पसंद आई, उतनी ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आएगी, क्योंकि उतनी ही गहरी है और उतनी ही हंसाती है। अपने बीच की कहानी लगती है जी। कितना मुश्किल है ध्वनि एज एन एक्टर लोगों को हंसाना, वो जब आप सेट पे थी, क्योंकि आपने म्यूज़िक वीडियोस पहले किए हैं, लेकिन फिल्म के सेट पे होना ऑल टुगेदर एक बहुत अलग बात होती है। सो क्या चैलेंजिंग रहा इस पूरे शूट के दौरान आपके लिए, मतलब, और आपको लोगों को अपनी कहानी के ज़रिए हंसाना भी है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है, जो कि सबसे मुश्किल काम है आज की डेट में। आई थिंक मीरा का कैरेक्टर कॉमेडी करता नहीं है। वो बस कॉमेडी हो जाती है। उसके रिएक्शंस वो ऐसे सिचुएशनल कॉमेडी है, लाइक उसको ऐसे सिचुएशंस में प्लेस कर दिया जाता है कि उसके रिएक्शंस फनी लगने लगते हैं। और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, दे मेक इट, उनका डिलीवरी इतना फनी है, और इतना उन्होंने परफॉर्मेंस इतना अच्छा किया है कि अपने आप मेरे ऐसे रिएक्शंस निकल रहे थे। और यू नो, इट्स जस्ट, I was actually blessed to have such a great cast to work with. The ensemble actually, बाकी जो characters हैं, सुप्रिया जी, राकेश बेदी जी, उनका तो जो जैसे वो करते हैं, सीन करते हैं, वो देख के ही आपको मतलब अपने आप रिएक्शंस निकलेंगे, क्योंकि ही सो गुड। एंड वो अलग अलग चीज़ें करते हैं, एक ही चीज़ वो मतलब ही डू इट 10 times डिफरेंटली, वेरिएशन इतने हैं। एंड मैं तो बस, मेरे तो रिएक्शन आई थिंक फ़नी है और बाकी सब कॉमेडी कर रहे हैं। पर ट्रांजिशन फ्रॉम म्यूज़िक टू दिस फिल्म एक
किरदार करना बहुत मुश्किल बात है, तो मैंने मेरे हिसाब से सिर्फ मेरे डायरेक्टर को सरेंडर किया, सौरभ दास गुप्ता एंड लक्ष्मण सर ने मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे से गाइड किया. दे मेड श्योर कि मैं पूरी तरीके से मीरा को जस्टिस कर पाऊँ. मैंने वर्कशॉप्स किए, इनके साथ टाइम स्पेंड किया. 2 दिन पहले बिफोर हम शूट पे जाने वाले थे, मैंने इनके साथ मेरे सारे सीन्स किए. तो आई थिंक हमारी प्रेप इतनी स्ट्रॉन्ग थी, बहुत मेहनत लगी कि, पर आई फील लाइक आई बिलीव इन दिस नाउ, क्योंकि फिर जब आप शूट पे जाते हो ना तो ऐसा नहीं लगता कि यार आउट ऑफ प्लेस हो रहा है, कि अब पता नहीं कि मैं क्या करूँ, क्योंकि तब बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं और डायरेक्टर के पास ऑनेस्टली ज़्यादा समय नहीं होता है आपकी परफॉर्मेंस पे फोकस करने का. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट जब हम शूटिंग भी कर रहे थे तब सौरभ मेड श्योर कि वो मेरे साथ पहले मेरे पास आए या मैं उनके पास जाऊँ, एंड मैं पूरी अपनी रिहर्सल कर लेती थी उनके साथ. एंड उन्होंने मुझे एक्चुअली एक और एडवाइस दी फिल्म के दौरान कि तुम पहले पूरा सीन एक बार सबको अपनी चीज़ें कर लेने देना और उसके बाद अपना क्लोज लगाना, क्योंकि तुम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हो, तुम रिहर्सल से बेटर होती हो. तो करती रहना और उसके बाद अपना क्लोज देना, क्योंकि आई थिंक दैट्स द बेस्ट फॉर यू. और आई थिंक मैं लाइफ लॉन्ग ये एडवाइस याद रखूंगी. नॉट दैट एवरी टाइम यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी. आई वोंट गेट इट, बट ऑफ कोर्स मे बी इन नेक्स्ट सेकंड और थर्ड फिल्म में आपसे कोई और एक नई लड़की होगी. बट तब तक शायद एग्जैक्टली प्रिपेयर हो जाऊंगी. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. बट आप तो इसमें भी प्रिपेयर्ड थे. हाँ मैं थी सर, बट कभी कभी ऐसा लगता है ना, बिकॉज इट्स द फर्स्ट फिल्म, तो मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी. नहीं, बट दैट वाज द आइडिया टू, द रीजन बिहाइंड कास्टिंग ध्वनि, जो हम इनोसेंस की बात कर रहे थे, कि एक्टिंग चाहिए ही नहीं थी. हाँ, आप वही प्ले करो जो आप हो, तब भी ऑडियंस को टच होगा और रियल लगेगा. और जो कॉमेडी की बात थी वो ये होता है ना कि हम कॉमेडी करते नहीं है, कॉमेडी हो जाती है. जैसे चार्लिन चैपलिन थे, वो कभी कॉमेडी करते थोड़ी थे, हमें हंसी आती थी. अभी हम आपने जब इस इंटरव्यू की शुरुआत की, आप इनका नाम ही भूल गए. आपने इंटेंशनली थोड़ी किया, बट सब लोग हंसे कि जिनको बुलाया उनका ही नाम भूल गए. तो वो इस फिल्म में भी वो कॉमेडी वैसे वाली है जो आशिम ने और ध्वनि ने की है, कि सिचुएशनल कॉमेडी है. दे आर वेरी इनोसेंट कैरेक्टर, दे आर कॉट इन द सिचुएशन जहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी हरकतों की वजह से बाकी लोग हंस रहे हैं. सो इट्स दैट. आपका कैसा था पहला दिन सेट पे? बहुत खूब. आपने कोई वेडिंग क्रैश की है ऐसे जिंदगी में कहीं? नहीं, मैंने जो अपना इंस्पिरेशन है वो सौरभ से ही लिया है, क्योंकि सौरभ ने किया काफी वेडिंग क्रैश. काफी नहीं, तो एटलीस्ट 2-3 तो किए सर. तो मतलब वो तो हमारे लिए तो बहुत ही है, क्योंकि आई मीन दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम. एक्चुअली दैट्स वेयर द आइडिया कम्स फ्रॉम. तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बट मेरे साथ ये हमेशा होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट से पहले 2 दिन पहले मैं सोता नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती. तो नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब भूल गया हूँ कि तो वो एक फीलिंग हमेशा एक कॉमन रहती है, और आज भी अभी तक वो है. तो हाँ, तो बट उसके अलावा आई वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम. मैंने तो बहुत मज़े किए. आप नसीर सर के साथ काम कर चुके हैं, तो तब भी इतने ही नर्वस थे आप? नसीब से मैं नसीर सर के साथ काम कर चुका हूँ, और उनके साथ नर्वसनेस अलग तरीके की थी. उनके साथ ये था कि उनका फ़ैन रह चुका हूँ, वो एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में. तो और वो मेरे पिताजी प्ले कर रहे हैं, मतलब ही वाज प्लेइंग अकबर, आई प्लेड सलीम. तो मुझे एक्चुअली सीन, मतलब पहले कुछ दिन सीन में जाने से पहले उनको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता था कि मैं इनसे इतनी नफ़रत करता हूँ कि मैं इनके आगे, मतलब मैं आई कांट सी हिम, कि मुझे गुस्सा आता है उन्हें देख के. तो वो मेरे को ट्रेन करना पड़ रहा था, और मैं अपने आप को बोलता था मैं कि आई डोंट लाइक दिस मैन, क्योंकि अगर मैं वो ना करता तो कहीं ना कहीं आशिम द फैन बीच में आ जाता, और मैं इंटिमिडेट हो जाता, और जिस हिसाब से मेरे उनके साथ सीन्स थे, वो सीन को मैं कभी जस्टिफाई नहीं कर पाता. तो वो एक रहा था थोड़ा. बट आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ दैट
he's so senior, he's so seasoned, he's such a legend that वही खुद ही आ जाते थे आपके पास कि चलो आशम अब रिहर्स किया जाए. तो फिर वो रिहर्सल कर करके उनके साथ देन यू फील, बट ही वाज लाइक अ फ्रेंड, यू नो. वो हमारे साथ वैसे ही रहते थे. तो कभी लगा नहीं कि ऐसा कि नसीर साहब के साथ काम कर रहे हैं, वो ऐसा लगा था कि अकबर के साथ काम कर रहे हैं. तो यही सबसे बड़ी खासियत है. अदरवाइज कभी होता है ना कि आप किसी बड़े स्टार के साथ काम करो तो द स्टारडम ओवरशैडोज द एक्टर दैट ही इज or someone is. That is another game altogether. But when you work with such actors, I feel that's the beauty of their craft, that they will never let you feel like you're working with a star. They will make you feel like you're working with just another actor. Right. That's the beauty of him. So और वही मिलके एक सीन भी अच्छा बनाता है, क्योंकि अगर एक किरदार ऐसे बिहेव करने लग जाए कि ओ आई एम द स्टार, तो वो सीन शायद उतना वो अच्छा तो ना सबसे वो तो थंब रूल होना चाहिए ना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप एक हाल मतलब अपने आपको ये लगता है कि आपकी वजह से पिक्चर चलेगी, तो आपसे ज़्यादा स्टूपिड और नाइव आदमी कोई हो नहीं सकता. यू नो, हम तो मतलब हमारे हर लेवल पे हम डिपेंडेंट हैं एज एक्टर्स. एडिटर्स को कोई इतना क्रेडिट नहीं मिलता है, जो कि हमारे उस पे एडिट टेबल पे बैठ के हमारे जो इतने गंदे मतलब कहीं हमें कुछ ख़राब किया या कहीं हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसको सही बनाने के लिए कितनी चीज़ें काट कूट के एक साथ जोड़ते हैं ताकि हम अच्छे लग सकें. तो वो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हम एक अकेला बंदा को तो कुछ कर ही नहीं सकता है. इट्स अ कोलैबोरेशन. आपकी जर्नी लक्ष्मण सर बहुत इनक्रेडिबल रही है. मतलब एक ऑफिस बॉय से शुरुआत करके कैमरा असिस्टेंट, और फिर आप एक फिल्म के सेट पे जाते हैं और आपको लगता है यहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा है, अब तो मुझे यही करना है. दिस इज़ हाउ यू गॉट अट्रैक्टेड टू कैमरा एंड एवरीथिंग. फिर आप ब्लू की सिनेमाटोग्राफी करते हैं, इंग्लिश विंग्लिश, डियर जिंदगी, स्टार्स के साथ, एक्टर्स के साथ आपने काम किया अलग अलग जॉनरा में. मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक जब एज अ सिनेमाटोग्राफर अगर हम बात करें, एक फिल्म है ब्लू जिसमें आपको सब कुछ विजुअली बहुत खूबसूरत दिखाना है. फिर एक फिल्म है डियर जिंदगी जिसमें विजुअली खूबसूरती नहीं लानी है, किरदार क्या सोच रहा है उसके मन की बात आपको दर्शकों तक पहुंचानी है. तो ये कितना चैलेंजिंग होता है दोनों ही सिनेरियो में? वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली मुझे लगता है हर एक फिल्म की, हर एक सिनेमा की एक लैंग्वेज होती है. वो लैंग्वेज कैसे पकड़ते हैं? वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है. अच्छा. बिकॉज सिनेमाटोग्राफर इज देयर टू ट्रांसलेट director's vision and character's state of mind on the screen with his camera, lensing, mood and lights. जैसे डियर जिंदगी थी, तो डियर जिंदगी का कैरेक्टर ही शुरू से फर्स्ट फ्रेम से आपने देखा होगा, आलिया वाज नॉट स्टेबल इन हर लाइफ, कंफ्यूज. Over there, for that film, more than showing the world, it was very important to show her state of mind at every stage, what she is going through. And the world comes secondary. World means the backdrop, I'm saying. But her state of mind, what she's thinking, what she's going through, that वो चीज़ ऑडियंस को फील करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि what she's going through, feel it. That is very challenging. जैसे for English Winglish was a story of a housewife who learned to speak English. It's such a simple story. But then to create a relationship between audience and that housewife, it is very important to show or present or shoot in a particular lens that housewife where audience can feel, yes, she's my mother, she's my sister. I know someone like this. Then only they will have sympathy and love for that character. Blue was a different genre film altogether. It was a film based on visual range basically. So I think the way I shot that film, that was the requirement. Underwater, above water, action. It was very difficult to show the state of mind in those kind of films. बट डियर जिंदगी हो या इंग्लिश विंग्लिश हो, हिंदी मीडियम हो या 102 नॉट आउट हो, दोज फिल्म्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव फिल्म. उस फिल्मों में यू कैन नॉट शो योर सिनेमाटोग्राफी. यू हैव टू create a bonding and relationship between the audience and your character. More than making it look beautiful, you have to make it look believable.
So that's how I see it. ओके सो हर एक्टर का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है. जैसे शाहरुख का अलग होगा, आलिया का अलग होगा, श्रीदेवी जी का अलग होगा, इरफान साहब का अलग होगा. आपने इन सब के साथ काम किया है. जी. इनके स्टेट ऑफ माइंड को लोगों तक पहुंचाना, तो क्या वो अलग अलग टेक्निक लगती है? क्या पहले आपको पढ़ना पड़ता है उस एक्टर को कि इसका क्या तरीका है? मैं उस एक्टर के व्हाट आई मीन टू से, हम उस एक्टर के स्टेट ऑफ माइंड को ट्रांसलेट नहीं करते, उस कैरेक्टर के स्टेट ऑफ माइंड को ट्रांसलेट करते हैं कि व्हाट इज शी और व्हाट इज ही इज गोइंग थ्रू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. द डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड और काम स्टेट ऑफ माइंड. जैसे डियर जिंदगी में आपने देखा होगा कि फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम ओनली आलिया इज, the entire camera treatment is wide and close, bit shaky. And as film progress towards the end, you see as she finds the freedom of her life, as she understood her life, she looks very telephoto. The world is out of focus. Only she is in focus. But yes. But when film starts, everything else is in focus. So she's not finding herself important in the world. But as film progress, you see she stands out and everything else is out of focus. So that way I think audience kind of maintain the relationship and they love that character and it's very easy to understand, because इस तरह की फिल्मों में otherwise it's very difficult to understand the pain what she's going through. Like English. The Balki sir was there in New York, and Gauri is very sensible director. So from the first frame, I started shooting Shri ma'am on 50mm lens. And Balki sir every time used to come and, Lakshman, what is wrong with you? Use nice telephoto and all. And I said, no, the 50 is correct. And the moment towards the end, when she goes to New York, when she starts speaking English, there I have used another lenses for her. Throughout the film, Balki sir and me, we used to have an argument. Balki sir was like, we have entire lens setup. Why you're not using other lenses? You're only using 50mm lens. But when he saw the film, and when he saw the result of that one lens ka impact, he was dancing. And then he asked me, what was the reason behind all that? Then I told him that the human vision is very close to 50mm lens. Okay. So from the first frame, I wanted to show that housewife with the normal human vision. This is how she looks. This is what she's going through. She's very normal, like you. सर एक क्वेरी है मेरी, मेरे कैमरा के साथ ही तो समझ गए होंगे कि 50mm लेंस पे शूट करने से क्या होता है, पर मैं नहीं समझ. Correct. तो प्लीज़ मुझे समझाइए कि क्या डिफरेंस होता है. No, so in lens setup you have various lenses. It's like 18mm, 25mm, 35mm, 50mm. इनको पता होगा 85mm, 75mm, 135mm, 100mm. So every lens has a logic. It's not like ये अच्छे लगाओ ये अच्छा दिखेगा. Every number has a reason. कि why this lens? So जितने नंबर बड़े हैं उतने नैरो विजन है बेसिकली. अच्छा. So 50mm is a in between lens, which what you can see, I can see, that's the vision that lens gives. So that was the idea to use that lens, because she's a normal character, housewife, doesn't know how to speak English, घर में लड्डू बनाती है. बट उस एक लेंस में हर बार आप, जैसे आप अपनी माँ को सुबह उठ के देखते हो, थोड़ी ना लेंस लगा के देखते हो. एग्जैक्टली. एक ही लेंस में आपको आपका जो विजन है उसमें ही देखते हो रोज. वो सुबह उठती है, चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, टिफिन बांध देती है, ये करती है, फिर शाम को आती है, खाना बनाती है. आप एक ही विजन में आप कितना क्या रिलेशन होता है आपका और उनका, वो रिलेशन में क्रिएट करना चाहता था श्री मैम का और ऑडियंस का, जो कि हुआ. और वो उसका आउटपुट भी पता चला कि हाउ द वे पीपल लव्ड शशि इन इंग्लिश. आई थिंक दैट वाज द मेजर रीजन विथ हर परफॉर्मेंस. सो टेक्निक, लेंसिंग और कैमरा और लाइट्स, वी हैव टू यूज सच अ वे दैट इट विल क्रिएट बॉन्डिंग विथ योर कैरेक्टर, नॉट टू ओवरपावर or not to just make it look beautiful. It can destroy
the bonding and the relationship between audience and your characters. How was it like working with Sridevi ji? Oh, मतलब wonderful, wonderful. कोई किस्सा सेट का? Working with Shri ma'am, it's a dream. Means I'll tell you one experience. There is a scene when she goes to the cafe and she's asking for something and Yeah. वो नहीं समझ में आ रहा है उसको, and there she feel insulted. So we did the rehearsal and I was asking the ma'am, we'll just do one run through, and she was yeah, and she used to talk very softly. So she came out of the shop, cafe, she walked. She came on the bench and they sit on the bench. Then the French guy comes. Yeah. Okay. So I thought we don't need Steadicam for this shot because I wanted to express her shakiness, basically. What is She's going? nervous. Yeah. What is going through her head? That she's not stable. She has shaken up with this incident. So you wasn't a handheld? So I was in a handle. So I thought she's walking, so I'll walk backwards with her. But the moment Gauri said action, she was a different person altogether. She started crying, the tears were falling, she started running, and I was walking backwards and I started running backwards. And then she came, she sat on the bench. Then she was still crying. Then that French guy come with the coffee and the shashi. Yeah. So that magic she used to carry. The moment camera is on, Shri ma'am was a different person altogether. I've actually heard this about Kareena Kapoor also. Yeah. She's also somebody who just Flips. in front of the camera, she'll just be. Altogether a different Yeah. person. तो ये तो अक्सर सारे एक्टर्स के साथ ही होता है या कुछ कुछ ही ही actors हैं के ऐसे साथ, जिनमें ये legends होते हैं. कुछ ही होते हैं. जैसे डियर जिंदगी का एक सीन है जो कहते हैं पहले फिल्म में नहीं था, जो आलिया का प्लेन वाला सीन है, बाद में वो डाला गया और वो वायरल हो गया, जिसमें वो एक बुजुर्ग से सीट के लिए बहस कर रही होती हैं और लड़ रही होती हैं कि आपने अपना रिजर्वेशन, आपके बेटे ने रिजर्वेशन पहले ही नहीं कराया था. और एक और सीन है मुझे याद है जब आलिया का किरदार शाहरुख के किरदार से कन्फेस करता है कि मुझे आपसे प्यार है और वो रोने की बजाय आंखों में अपनी आई ड्रॉप डालते हैं. तो ये सब दिखाना, पर्दे पे उतारना, हाउ डज इट वर्क? और मतलब ऑब्वियसली इसमें डायरेक्टर का बहुत ज़्यादा हाथ होता है. इट्स ऑल डायरेक्टर्स विजन बेसिकली. In all those films, I was a DOP. So Yeah. my job is to what Gauri has thought. उन्होंने जो सोचा है अपने कैरेक्टर के बारे में, सीन के बारे में, वो उसको एनहांस कैसे कर सकते हैं विजुअली, और वो और ज़्यादा बिलीवेबल कैसे बना सकते हैं. बट हाँ, वो प्लेन वाला जो सीन था वो हमने शूट पहले ही किया था. वो फिल्म से एडिट किया था, फिर बाद में डाला. तो वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जब आप इन क्रिएटिव महान लोगों के साथ काम करते हो तो अपने आप आ जाती है. कि जैसे शाहरुख सर का जो घर था जहाँ पे वो कंसल्टेंसी के लिए आती है, तो आपने देखा होगा कि द डे बिफोर द शूट इट वॉज अ हाउस विथ नाइस प्रॉप्स एंड स्टफ. जिस दिन मैं लाइटिंग कर रहा था, उसी दिन शाम को बाल्की सर ही केम एंड ही सॉ द सेट एंड ही सेड व्हाट इज his wealth. And so we all are me, Gauri, we all like, what happened to, he was like, what is his wealth? How much does he earn? Nah, so then Gauri said it's his knowledge. And then he said, but where is the knowledge? no books in the background. No books. Then in the same night, the production designer create the entire wall, bookshelf. So if you see it short, his backdrop is always books. That from where he has gathered this knowledge, why he's so intelligent. So yeah. Oh shit, कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ बट इतना कुछ है ना सर आपसे बात करने के लिए. एक आपकी एक फिल्म के एक फिल्म मैं उस पर भी आऊँगी. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको अब एक्टर बनना है या एक्टिंग करनी है, तो क्या प्रेपरेशन के तौर पर या इन जनरल भी कभी, क्योंकि आपके फादर ने बहुत सारी फिल्मों को को प्रोड्यूस किया है, कभी सेट पे गई, जैसे
कबीर सिंह हो गई या कोई दूसरी फिल्म हो गई, एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन या देखने के लिए सेट पे क्या चल रहा है, कभी गई आप? नहीं, कभी नहीं गए? मैं नहीं गई क्योंकि मेरे डैड काम करते थे वहाँ टी सीरीज़ में, और पर कभी ऐसा नहीं था कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, लाइक यू नो मैं किसी भी सेट को क्रैश कर सकती हूँ और वहाँ रह सकती हूँ। मेरा काम हो सकता था। जो काम हो सकता था, पर नहीं ऐसा कभी नहीं था। और एक्चुअली कबीर सिंह के दौरान मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं फिल्म्स करूँगी एक दिन। कबीर सिंह को समय हो गया है, और पर तभी I've never crashed a set. I've never been on a film set before my own. And it was a very exciting journey, you know, to learn and to be around so many actors. Actually, first day मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, और मुझे याद है सर ने मुझे एक चीज़ कही थी कि बड़े बड़े एक्टर्स का पहला दिन मुश्किल होता है, तुम्हारी पहली पिक्चर है तो तुम सांस लो, and you're doing well. तो वो आई थिंक वो प्रेप और फिर वो जो प्रोत्साहन मिलता है फ्रॉम someone like Lakshman sir and your director, and also Ashim has been very throughout the film. He's been very there for me, like as a co-actor, and I've just been surrounded by this whole bunch of nice people that let me just put my head down and be focused, and मैं उस मोमेंट में रह पाती थी। फिर there was no other distraction, कोई मुझे कुछ अलग फील कराने की कोशिश नहीं कर रहा था। इस तरीके से आई थिंक मैं बहुत लकी थी कि मेरी पहली पिक्चर मैं इतनी प्रोटेक्टेड थी with Lakshman sir's guidance and the people around me, you know. बट देन ये भी होता है क्या, क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री को बहुत बचपन से देखा है, भले ही आप फिल्म के सेट पे ना गई हो, लेकिन आप लोगों से फेमिलियर हैं, कैसे काम होता है, वो इक्विपमेंट्स, वो सब, उन सब चीज़ों से आप पहले से फेमिलियर थी? नहीं, कुछ भी नहीं मैम, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अलग है। साथ नहीं होता है, मैं बताता हूँ आपको। आपने बहुत सही सवाल पूछा। अभी जैसे इनके पापा जो है विनोद भानुशाली, वो और मैं 25 साल पहले हम लोग जब सहारा शुरू हुआ था बॉम्बे में, सहारा इंडिया टीवी नेटवर्क, तब वहाँ पर मैं कैमरा अटेंडेंट था और वो वहाँ पे मार्केटिंग में इंटर्न थे। अच्छा। मेरी सैलरी थी 1500, उनकी थी 1200। और फिर वहाँ पे हमने 3-3, 4-4 साल काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया, मेरा रास्ता एक अलग हो गया। फिर कैमरा अटेंडेंट से मैं फोकस पुलर बना, फिर असिस्टेंट कैमरामैन, DOP, उनका भी अलग एक सिलसिला चलता रहा। हम जब उस स्टेज पे आए जब हम अपने बच्चों को सेट पे ले जा सकते, तब काफी देर हो गई थी, बच्चे बहुत बड़े हो गए थे। यू नो हम, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे, क्योंकि इनके विनोद भाई के बच्चे मेरे बच्चे सेम ही एज के, बट उनके जब बच्चे, हमारे बच्चे जब छोटे थे, तब हमें वो राइट से नहीं थे कि हम, या फिर हम उस पोस्ट पे नहीं थे कि हम अपने बच्चों को सेट पे ला सकते। मुश्किल से हम खड़े हो गए, बहुत बड़ी बात है। जब उस स्टेज पे आए तो बच्चे बड़े हो चुके थे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो हमारा वो वाला सीन नहीं रहा कि अच्छा पापा के साथ बच्चा सेट पे आ रहा है। हमें सेट पे एंट्री मिले बड़ी बात है, तो बच्चों को कहाँ से ले जाए। आपकी किसी भी शूट की पहली याद क्या है? आपकी अपनी फिल्म जब आपने शूट की पहली, उससे पहले आप कभी किसी सेट पे गए थे देखने के लिए कि शूटिंग कैसे होती है, जब आप ये अपना मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, एक्टिंग में करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे? जी नहीं, मैं इससे पहले कभी किसी सेट पे नहीं गया। जब मैंने अपना खुद का काम शुरू किया तभी मेरा पहला एक्सपीरियंस सेट पर रहा। और मैं तो एक जैसे बच्चा होता है कैंडी स्टोर में जाता है ना, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी करना है, ये भी करना है, तो आई वाज लाइक दैट। But I've never been, because I didn't know anyone from here. So nobody in my family has ever been related to the industry. So no, I didn't. सर छावा पे मैं ज़रूर आऊँगी। उसका टीज़र देखा, एक फ्रेम आपने देखा टीज़र छावा का, उसका एक फ्रेम कितना खूबसूरत है। और आप विकी कौशल के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, और छावा में फिर विकी को वापस से कास्ट करने का आपके मन में क्या थॉट आया कि मुझे विकी को इस रोल के लिए लेना चाहिए? और इसके साथ एक और मेरा सवाल ये कि छावा मराठी में भी बन चुकी है, फिर क्या ये कहानी कुछ अलग कहेगी? क्या कहानी है छावा की, ये भी प्लीज़ बताइए।
कहानी तो वही है बेसिकली, क्योंकि शिवाजी सावंत बहुत बड़े राइटर है, उनकी किताब है छावा, तो ये उस पर बेस्ड है। छत्रपति शिवाजी महाराज को सभी जानते हैं, लेकिन उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को कोई जानता नहीं। हालांकि उनका भी करियर उतना ही बड़ा है, वो भी उतने ही बड़े वॉरियर थे, लेकिन उनके बारे में इतिहास में या कहीं इतनी बड़ी चीज़ें लिखी नहीं है। मराठी में भी छावा बनी है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब रीजनल लैंग्वेज में इतने बड़े महापुरुषों के ऊपर फिल्में बनती है, तो बिकॉज ऑफ द बजट्स उन फिल्मों को जस्टिफिकेशन नहीं मिलता। व्हाट आई मीन टू से कि अगर एक रीजनल लैंग्वेज की फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बन रही जिसका बजट है 5 करोड़, छत्रपति संभाजी महाराज का जो सिंहासन था जिस पे वो बैठते थे, वो सिंहासन ही था 1200 किलो सोने का, 1200 किलो सोने का था। आप इमेजिन कर सकती है वो मराठों का छत्रपति थे, उनकी वेल्थ क्या थी। मतलब रायगढ़ पे जब मिलने को ब्रिटिश आते थे, डच आते थे, पोर्चुगीज आते थे, अंग्रेज आते थे, मुगल आते थे, उनकी शान क्या थी। रायगढ़ पे हाथी थे, रायगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब पूरे मराठा साम्राज्य की जो शान थी, वो शान, वो वेल्थ, वो वैभव, वो आप 5-6 करोड़ में नहीं दिखा सकते। तो इसलिए वो रीजनल फिल्में वर्क नहीं होती, क्योंकि लोगों को पता है मेरा राजा इतना छोटा था ही नहीं, मेरे राजा का दरबार इतना छोटा था ही नहीं। जिस राजा के पास 300 किले थे, वो राजा बहुत अमीर था, हिंदुस्तान का सबसे अमीर राजा, दुनिया में सबसे पहला स्वयं घोषित किंग छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज थे। तो उससे होता क्या है, वो सीमित रह जाती है इंफॉर्मेशन, बिकॉज इट इज नॉट जस्टिफाइड वेल। मुझे फिल्म तो बनानी थी, लेकिन उसके पीछे बड़ा मकसद ये था कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे ये पूरी दुनिया को पता चले। उनका रुतबा क्या था, उनकी शान क्या थी, उनकी वेल्थ क्या थी, और वो कितने बड़े वॉरियर थे, ये पूरी दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान में ऐसा एक वॉरियर होके गया जिसने 22 साल में पहली लड़ाई शुरू की और 32 साल में अपनी धर्म की रक्षा करते करते मर गए। तो उसको एक रीजनल लैंग्वेज तक सीमित नहीं रखना था, उसको पूरी दुनिया को बताना था। विकी इसलिए क्योंकि जिस तरह से संभाजी महाराज के बारे में मैंने पढ़ा था, सुना था, जो रिसर्च किया था, उनकी जो हाइट थी, जो बॉडी थी, जैसे 65 किलो की तलवार लेके चलते थे वो। और ऑब्वियसली विकी के साथ मैं ज़रा हट के ज़रा बच के मैं काम भी कर चुका था। विकी का और मेरा बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, एज अ परफॉर्मर, ही इज अनबिलीवेबल। वर्किंग विद विकी इट्स लाइक अ ट्रीट फॉर एनी डायरेक्टर, आई वुड से। और मेहनती, आपको तो पता है, मतलब अलग लेवल का मेहनती इंसान। तो मैं शुरू से उनको, जब से कहानी लिखनी शुरू की, तब से मैं उनको ही देख रहा था। रश्मिका को और विकी, ये दोनों जब से मैंने लिखना शुरू किया था, तब से मेरे जहन में वो दोनों ही थे। इनफैक्ट हमारे प्रोड्यूसर दिनेश विजय ने मुझे सवाल ही पूछा था कि रश्मिका को आप संभाजी महाराज की वाइफ कैसे देख सकते हो, वो साउथ इंडियन है और ये टिपिकल मराठी कैरेक्टर है। बट सिंस देन आई वाज टेलिंग यू नो, बट शी इज द येसुबाई, बिकॉज शी लुक्स, आई कैन इमेजिन हर, शी लुक्स मोर देन मराठी। एंड जब वो मेकअप में आए, गेटअप में आए, तब नोबडी कुड बिलीव दैट शी लुक्स सो परफेक्ट एंड सो प्रिटी मराठी वुमेन। सो वो हमेशा से था। और फिर जब विकी को मैंने सुना, और फिर विकी ने 1 साल लिया, फिर जो बॉडी बनाई, वजन बढ़ाया। अपने ट्रेलर में देखा होगा, टीजर में, कि अगर वो 50 लोगों को मार रहा है तो इट इज़ बिलीवेबल। यस, वो एक सीन है जिसमें वो ऐसे करके घुमाते हैं और वो लोग ऐसे पीछे। तो जिस तरह से उनकी हाइट है, उनका फिजिक है, उन्होंने जो बॉडी बनाई थी, तो लगता है ये संभाजी महाराज है, ये मार सकते हैं। तो वो थॉट था। और इसकी प्रिपरेशन में कितना टाइम लगा आपको? मैंने 2021 में लिखना शुरू किया था और 23 में शूटिंग शुरू हुई, तो 3 साल तो इट वाज फन।
वो दिखाई भी दे रहा है कैमरे पे। चलिए सामने से इशारा हो गया है कि इंटरव्यू खत्म करना है। आपकी फिल्मों के एक एक सीन पर मैं आपसे बैठ के बात कर सकती हूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे वो शूट हुए थे, इतने खूबसूरत हैं वो सीन, एक एक जिस तरीके से शूटिंग हुई है, जिस तरीके से उन्हें दर्शाया गया है। पर अभी क्योंकि इशारा हो गया है कि इंटरव्यू ख़त्म करना है, तो इस कॉन्वर्सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वापस कभी बैठेंगे और इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। कहाँ शुरू कहाँ खत्म देखिए, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म ज़रूर देखिए और देख करके बताइएगा कैसी लगी। जी थैंक यू थैंक यू सो मच।